अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मुमताज़ और आप देख रहे हैं IR मुमताज़ यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे कि प्राइस बॉन्ड में किस तरह करप्शन होती है, किस तरह जो है लोग मिसयूज़ करते हैं नॉन रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड को या उनका फ़ायदा किस तरह उठाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रीमियम प्राइस बॉन्ड क्यों ज़रूरी हैं, और इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि दोनों के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अब आपको जैसा कि आपको पता है कि जो अभी इस वक्त 100, 200, 750 और 1500 वाले जो हैं बियरर या नॉन रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड चल रहे हैं, उसके अलावा 7500, 15000, 25000 और 40000 वाले जो डिसकंटिन्यू कर दिए गए थे। 40 और 25000 वाले तो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड इशू हो चुके हैं, लेकिन बाकी जो प्राइस बॉन्ड हैं, प्रीमियम प्राइस बॉन्ड हैं, वो अभी तक इशू नहीं हुए। अब जो हर प्राइस बॉन्ड होता है उसमें जो एक सीरीज़ होती है, एक सीरीज़ में 1 मिलियन प्राइस बॉन्ड होते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें एक प्राइस बॉन्ड 8000001 से स्टार्ट होकर 89999 तक जाता है। अब सबसे पहले बात करें प्राइस बॉन्ड पे करप्शन किस तरह होती है। तो आप फ़र्ज़ करें जो पुराने प्राइस बॉन्ड थे, अब हम एग्जांपल लेते हैं जो 40000 वाला प्राइस बॉन्ड था, अब उसका जो पहला इनाम है उस पर 7 करोड़ 50 लाख रुपए का इनाम मिलता था, और जो 3 इनाम थे उस पर 2 करोड़ 50 लाख फ़र्ज़ करें इनाम मिलता था। अब अगर उस पर किसी एक आदमी का इनाम निकला है तो उसके इन कैश कराने के 2 तरीके होते थे। एक तो वो सीधा बैंक जाए, वहाँ पर जाके फॉर्म फिल करे, कुछ टाइम उस वक्त टाइम ज़्यादा लगता था, इतना टाइम वेट करे और उसके बाद जाके अपनी इनामी रकम और ले ले। दूसरा तरीका ये होता था कि वो डायरेक्ट डीलर के पास जाए, वहाँ पे वो फ़ौरन ही अपना उनको प्राइस बॉन्ड दे के फ़ौरन ही उधर इनाम ले ले। तो लोग प्रेफर करते थे दूसरे तरीके को, क्योंकि वो उनको फ़ौरन इनाम मिल जाता था और वहाँ जाके वो अपना प्राइस मनी ले लेते थे। अब डीलर वैसे जब वो गवर्नमेंट में बैंक में जाके करवाते थे तो अगर वो नॉन फॉलोड होते थे तो उन पर उस वक्त तकरीबन 25% टैक्स की कटौती हो जाती थी। अब 30% चल रहा है। लेकिन लोकल जब वो किसी प्राइस बॉन्ड डीलर के पास जाते थे तो वो उनसे 15% टैक्स काट के उनको जो नया इनाम जो उनका होता था वो दे देता था। अब वो जो डीलर है, अब वो डायरेक्ट जाके प्राइस बॉन्ड मोस्टली केसेस में डायरेक्ट जाके इन कैश नहीं करवाता था, बल्कि उसके पास वो लोग आते थे जिन लोगों ने करप्शन की होती थी, जो कि गवर्नमेंट की पोजीशन में होते थे या किसी तरह से उन्होंने करप्शन का पैसा जो कमाया होता था, और उन लोगों के पास इस चीज़ का प्रूफ नहीं होता था कि वो पैसे कहाँ से आए हैं। फ़र्ज़ करें एक जो डीलर है उसके पास जो 7 करोड़ 50 लाख वाला प्राइस बॉन्ड पड़ा है, इसको लगा हुआ बॉन्ड भी कहा जाता है इस डीलर्स की टर्म में। तो अब वो लोग जो करप्शन वाला बंदा है वो उसके पास आएगा और वो 7 करोड़ 50 लाख वाला बॉन्ड उससे ख़रीद लेगा। अब इसमें डीलर को वो 15% भी वो इससे काट लेता है, और इससे यानी उसको इतने पैसे बच जाते हैं, और जिस बंदे ने करप्शन की होती है उसके लिए 15 या 20% देना इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, क्योंकि इससे उसको करोड़ों रुपए की मनी ट्रेल मिल रही होती थी। अब अमूमन जब आप बैंक में पैसे जमा करवाने जाते हैं तो आपके एक मखसूस साइज से ज़्यादा पैसे हों तो साथ में आपको प्रूफ भी लगाना पड़ता है कि ये पैसे आपके कहाँ से आए हैं। तो अगर आप फ़र्ज़ करें 7 करोड़ जमा करवाने जा रहे हैं और जब आपसे बैंक पूछेगा कि आपके ये पैसे कहाँ से आए हैं, तो आप साथ सिंपल उस लगे हुए प्राइस बॉन्ड की कॉपी लगा देंगे कि ये मेरा प्राइस बॉन्ड निकला है 7 करोड़ 50 लाख का। तो इस पर आपकी जो है वो मनी ट्रेल साबित हो गई है। अब आपको ना कोई नैब पकड़ सकता है, ना कोई इदारा आपको पकड़ सकता है, क्योंकि आपके पास उसकी मनी ट्रेल है कि आपका ये प्राइस बॉन्ड लगा है। तो इसलिए ये जो लगे हुए प्राइस बॉन्ड होते थे ये बहुत महंगे बिकते थे, लोगों को करप्शन छिपाने का मौका मिल जाता था, और इसके अलावा इसमें फिर मनी लॉन्ड्रिंग भी होती थी। तो इसलिए जो हुकूमत पे FATF का भी प्रेशर आया है, और ये सस्टेनेबल तरीका कभी भी नहीं था। हुकूमत ने एक टाइम पे ये प्राइस बॉन्ड ख़त्म करनी थे, क्योंकि जो पब्लिक का 1 करोड़ भी अगर करप्शन में ज़ाया होता है तो वो अल्टीमेटली आके पब्लिक को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। जिस वजह से हुकूमत ने सोचा और इन बॉन्ड को ख़त्म करके अब इनकी जगह रजिस्टर्ड बॉन्ड लाने का फैसला किया था। उसके साथ साथ अब लोगों को पहले ये था कि आपका प्राइस बॉन्ड अगर चोरी हो जाता था तो वो जिसको प्राइस बॉन्ड मिलता था पैसों की तरह वो प्राइस बॉन्ड उसी का हो जाता था। तो एक ये भी उसमें मसला था। उसके अलावा कुछ लोगों को इंटरेस्ट लेना होता है तो उनको उस प्राइस बॉन्ड पे इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा होता था। तो ये सारे मसले होते थे, जिसकी वजह से जो रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड है उनको लाया गया है। इन्होंने काफ़ी मसलों को हल कर दिया है। अभी जो 100, 200, 750 और 1500 वाले बॉन्ड्स हैं उनकी जो अभी प्राइस मनी है वो कम है, तो इसलिए उनको इतना जल्दी नहीं ख़त्म किया गया। अल्टीमेटली उन्होंने भी ख़त्म होना है, उनकी जगह जो रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड आएंगे एक टाइम पे। इसके अलावा डिजिटल प्राइस बॉन्ड पे भी काम हो रहा है, वो भी आएंगे। और दूसरा ये जो प्राइस बॉन्ड ख़त्म करने के कुछ नुकसानात भी हुए हैं, जैसे कि इन प्राइस बॉन्ड से सैकड़ों डीलर्स का जो है वो रोज़गार वाबस्ता था। रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड आने से वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के साथ लिंक हो जाते हैं। आपको प्राइस बॉन्ड जाके बेचने की नहीं ज़रूरत होती, कहीं से ख़रीदने की अगर आपको नहीं ज़रूरत होती, सिर्फ आप स्टेट बैंक या जो मुंतखब करदा स्टेट बैंक के दूसरी ब्रांचेज हैं उनसे ख़रीद सकते हैं। तो हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान है, लेकिन जो रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड है दुनिया भर में अभी प्रैक्टिस चल रही है। ये जो पाकिस्तान में 1960-70 की जो प्रैक्टिस है, काफ़ी पुरानी प्रैक्टिस हैं। उस वक्त तो इतनी मनी ट्रेड की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अभी जो कि बाहर की दुनिया के भी पाकिस्तान पर काफ़ी प्रेशर है, और सस्टेनेबल जो तरीका है वो यही है कि जो रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड होता कि गवर्नमेंट को पता हो कि कौन बंदा कितने प्राइस बॉन्ड खरीद रहा है, और जो बंदा खरीद रहा है उसी का प्राइस बॉन्ड लगा है।
تو یہ ایک چھوٹی سی آپ کو میں نے ایکسپلین کرنا تھا کہ پرائز بانڈ میں کرپشن کس طرح سے ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔